Hello student, as you all know we are studying nucleus, and today in this nucleus part we will study about chromosomes. Actually previously in nucleus we have studied the four different components of nucleus like nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and chromatin. And chromatin वाले part में ही हमने कहा था कि during the cell division this chromatin transformed into chromosome. So how the chromosome looks like and what are the various aspects of chromosomes, we will discuss about the chromosome in this particular lecture. Chromosome, the term chroma and soma दो वर्ड से मिलकर बना है. Chroma means color and soma means body. जैसे हमने chromatin कहा था means colored thread. और ये chromatin thread during the cell division contract, condense होकर, fold होकर thick thread में convert हो जाते हैं जिनको हम chromosome कहते हैं. सबसे पहले हॉफमिस्टर ने इनको ऑब्जर्व किया, वॉल्डे ने उसका डिस्कवरी, इसका नाम दिया गया. तो क्या देखिए क्रोमोसोम क्या क्या चीज़ें हम जब सेल पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पढ़ते हैं और आगे के भी कई सारे टॉपिक्स में क्रोमोसोम का जिक्र हमें बार बार आएगा. इनफैक्ट जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा आएगा. ठीक है, क्रोमोसोम का मीनिंग भाई मैंने बताया, क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी. ये कलर्ड बॉडी कहे जाते हैं. द रीज़न बिहाइंड दैट कि जब भी हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इनको स्टेन करना होता है, और जब हम स्टेन करते हैं तभी हमें नजर आएंगे माइक्रोस्कोप में. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हॉफमिस्टर इन पॉलन मदर सेल्स ऑफ ए प्लांट ट्रेडिस्केंशिया. ट्रेडिस्केंशिया प्लांट में हॉफमिस्टर ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया. ठीक है, एंड द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वॉल्डेयर. इन्होंने ये टर्म दी. ठीक है, इसमें स्ट्रासबर्गर का भी रोल माना जाता है. कई बुक्स में हमें मिलता है कि स्ट्रासबर्गर ने इनको डिस्कवर किया है, व्हाटएवर. बट देखिए साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी अपनी जगह है. हम क्रोमोसोम पर बात करते हैं. आगे क्या है क्रोमोसोम, देखिए स्ट्रक्चर वाइज किस तरह का. इट इज थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्टेजेस. तो सेल डिवीजन की स्टेजेस के दौरान ही हमें दिखेगा. एक नॉर्मल सेल जिसको हम कहते हैं इंटरफेजिक सेल, उसमें नहीं दिखता. ठीक है, एक नॉर्मल इंटरफेजिक सेल जिसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है उसमें क्रोमेटिन दिखते हैं. और जब सेल डिवीजन शुरू होता है उस दौरान के स्टेजेस में हमें क्रोमोसोम नजर आएंगे. Each chromosome is contracted, dehydrated, folded chromatin thread. क्रोमोसोम और कुछ नहीं है, contracted, dehydrated and folded chromatin thread है. ठीक है, chromatin thread वही कॉन्ट्रैक्ट होकर बना है. ठीक है, केमिकल नेचर की अगर बात करें तो जो केमिकल नेचर क्रोमेटिन का होगा वही क्रोमोसोम का होगा. हमने कहा था क्रोमेटिन इज DNP deoxyribonucleoprotein, मीन्स इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ DNA and protein. And which protein? Histone protein. So the same composition is there in the chromosome also. Chromosome भी chemically it is deoxyribonucleoprotein DNP, means it consists of DNA and histone protein. तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में केवल और केवल स्ट्रक्चरल लेवल पर जो कॉइलिंग फोल्डिंग होती है उसका फर्क है. केमिकल वाइज बहुत सेम. एक क्रोमेटिन थ्रेड में एक सिंगल DNA होता है, वही फोल्ड होकर एक क्रोमोसोम बन जाता है. तो एक क्रोमोसोम में भी एक सिंगल DNA और वही हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे, बस इनकी कॉइलिंग और फोल्डिंग चेंज हुई. ठीक है, और इस तरह के जो हिस्टोन, देखिए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम बनेगा वही रियल क्रोमोसोम है. तो वास्तव में देखा जाए तो ट्रू क्रोमोसोम हमें यूकैरियोट्स में मिलते हैं. मैंने शुरुआत में चैप्टर की शुरुआत में प्रोकैरियोटिक सेल बताई थी. प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए होता है, सर्कुलर सिंगल डीएनए, और उनका डीएनए भी कुछ प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है. और वो बेसिक प्रोटीन हिस्टोन नहीं, वो होते हैं पॉलीएमाइन्स. और हिस्टोन और पॉलीएमाइन के उन कॉम्प्लेक्स को हम जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इनको प्रोक्रोमोसोम कहा जा सकता है. प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रोक्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट्स, और जो रियल क्रोमोसोम है हिस्टोन और डीएनए वाले वो यूकैरियोट्स में होते हैं. ठीक है, तो क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा अगर हम और बात करें, जो मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल की बात बता रहा था, इन प्रोकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम इज एब्सेंट. मतलब ट्रू क्रोमोसोम जो हिस्टोन और डीएनए वाला ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट होता है. Here DNA is associated with basic protein polyamines but not with histone, and prokaryotic DNA is called prochromosome. हम इसको prochromosome कह सकते हैं. Primitive type of chromosome, but actual chromosome नहीं होते. True chromosomes are found only in eukaryotic cell. Eukaryotes में हमें true chromosome मिलेंगे, and in true chromosome DNA is always associated with histone. DNA और histone का combination, इसी को हम DNP deoxyribonucleoprotein भी कहते हैं. ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम का जो सबसे खास बात है उसके नंबर और उसके स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम के नंबर पर बात करते हैं, फिर हम उसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे.
क्रोमोसोम के नंबर की एक खास बात है कि आप जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल्स देखते हैं तो यू विल फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनकी सारी सेल्स में, सारे ऑर्गेनिज्म में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेट अस सपोज ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड सेल, ह्यूमन सेल है 46 क्रोमोसोम। सो ऑल द सेल्स ऑफ ए पर्सन as well as all the cells of all the human being always have 46 chromosome. Actually chromosome number is a species specific character, and in all the members of a species and in all the cells of an organism chromosome number is constant. होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग में अगर 46 क्रोमोसोम है तो सारे ह्यूमन में होंगे, हर सेल में होंगे, ठीक है। हमारे बॉडी की एक एक सेल में सारे क्रोमोसोम होते हैं, सारे डीएनए, सारे जीन सब होते हैं, चाहे वो काम करें नहीं करें, होते सब हैं, ठीक है। अब मेज में मान लीजिए 20 क्रोमोसोम है तो मेज में फिर 20 ही है। इस तरह से हर स्पीशीज का अपना अपना क्रोमोसोम नंबर फिक्स है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि किस में कितने क्रोमोसोम, ऐसा भी कुछ नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो बहुत बड़े हैं उनमें क्रोमोसोम भी ज़्यादा होंगे, छोटे ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है, जी नहीं। क्रोमोसोम नंबर है नो रिलेशन विद द शेप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनमें बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में कम हो सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर कैसे डिसाइड होता है? एक्चुअली क्या देखिए, क्रोमोसोम पर है, क्रोमोसोम में है डीएनए और डीएनए पर होते हैं जीन। आप इस तरह से ध्यान रखिए। अब एक स्पीशीज का जो बॉडी स्ट्रक्चर बनता है और जो उसकी वर्किंग है, एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए और उसको पूरी लाइफ सर्वाइव कराने के लिए जितने जीन की जरूरत होती है वो उसके मिनिमम नंबर ऑफ जीन है जो उसके लिए एसेंशियल है, ठीक है। अब वो जीन डीएनए पर होंगे और वो जीन जितने डीएनए पर होंगे और वो डीएनए से जितने क्रोमोसोम बनेंगे वही उसका क्रोमोसोम नंबर हो जाता है। जैसे ह्यूमन में हम कहते हैं करीब करीब मिनिमम 30,000 जीन हमारे हैं और वो हमारे लिए होना जरूरी है, और हमारे ये 30,000 जीन हमारे 23 क्रोमोसोम पर अरेंज्ड है। कुछ क्रोमोसोम 1 पर है, कुछ 2 पर है, कुछ 3 पर है, कुछ 4 पर, इस तरह से 23। तो 23 क्रोमोसोम का ये हमारा एक सेट हो गया, इसको हम हैप्लॉइड सेट भी कहते हैं, सिंगल सेट। फिर ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉइड हो तो 2 हो जाते हैं, ठीक है। उसी से क्रोमोसोम नंबर डिसाइड होता है। वैसे तो हर स्पीशीज का अपना फिक्स है, लेकिन हम ये भी नहीं कहें कि कोई भी 2 स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं हो सकता। बाय चांस ह्यूमन का 46 है, अब इतनी सारी स्पीशीज है अर्थ पर, हम तो अभी सबका क्रोमोसोम नंबर जानते भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी और स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर भी 46 हो, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन 46 नंबर सेम हो जाने का मतलब सब कुछ सेम नहीं हो गया, खाली नंबर सेम हुआ है। लेकिन हमारे 46 क्रोमोसोम पर जो जीन है और किसी और ऑर्गेनिज्म के 46 क्रोमोसोम पर जो जीन है वो अलग अलग हैं, इसलिए हम तो ह्यूमन की तरह नजर आ रहे हैं, वो दूसरी तरह से नजर आ रहा है। एक ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा, वो कैसे काम करेगा, वो उसके जीन डिसाइड करते हैं, केवल नंबर से नहीं। लेकिन ये जरूर है कि एक स्पीशीज के सारे मेंबर्स में क्रोमोसोम नंबर सेम चलता है। तो नंबर की जहाँ तक बात है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल और ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये नंबर फिक्स होता है, एक सेल का भी फिक्स है और एक ऑर्गेनिज्म की सारी सेल का भी फिक्स है, एक स्पीशीज का भी फिक्स होता है। क्रोमोसोम नंबर इज एन स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टर। नंबर जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टर है, एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सेम स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर ऑल सेल्स। तो सारी सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं और ये स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग है, तो हमारे लिए तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन हाँ कुछ मिनिमम कुछ मैक्सिमम के एक दो एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो। जैसे मिनिमम क्रोमोसोम नंबर, मिनिमम क्रोमोसोम नंबर में एक फंगस है म्यूकर हिमेलिस। म्यूकर हिमेलिस में केवल 1 क्रोमोसोम है, ओनली 1 क्रोमोसोम। एस्करिस मेगासिफेला, ठीक है, एस्करिस मेगासिफेला में केवल 2 ही क्रोमोसोम देखे गए हैं। तो ये कुछ मिनिमम नंबर, अब मिनिमम 1 से कम तो क्या होगा, 1 और 2 क्रोमोसोम ये मिनिमम नंबर है म्यूकर में, एस्करिस मेगासिफेला में, ठीक है। तो वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जहाँ 1000 से भी ज़्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं। कुछ मैक्सिमम साइड भी देखें अगर अपन, तो मैक्सिमम नंबर की अगर बात करें तो एक प्लांट है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, ये प्लांट है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, ये 1262 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में, सिंगल सेल की बात। ऐसे एक और एक रेडियोलेरियन प्रोटिस्ट है ओलोकेंथा, ओलोकेंथा के अंदर भी 1600 क्रोमोसोम रिपोर्ट किए गए। ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। आप देखिए ये ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं लेकिन इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साइज, शेप साइज का हालांकि क्रोमोसोम नंबर से लेना देना भी नहीं है, और ये नंबर ऑफ जीन और कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं।
तो क्रोमोसोम नंबर जो है स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना है। और एक स्पीशीज में भी जैसे अब ह्यूमन डिप्लॉइड है या ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, तो हमारा जो एक्चुअल ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम सेट है हमारा, उसमें हमें मालूम चलता है हमारे पास कितने टाइप के क्रोमोसोम। फिर तो हम ठीक है चाहे जितने डबल कर लें ट्रिपल कर लें, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर के बेस पर ही देखिए हम, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर सेल में भी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सेल हैप्लॉइड हो सकती है, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को अक्सर एन से लिखा जाता है, ठीक है, हैप्लॉइड को अक्सर एन से लिखते हैं, और डिप्लॉइड जो है ये 2n से लिखा जाता है, 2n, ठीक है। और पॉलीप्लॉइड भी है, पॉलीप्लॉइड में मोर देन 2n हो जाएगा, ओके, मोर देन 2n, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो इनको भी थोड़ा डिफाइन कर लें, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड का क्या मीनिंग है। हैप्लॉइड क्या हुआ, हैप्लॉइड सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम नंबर तो हैप्लॉइड से आता है। व्हेन ए सेल कंसिस्ट ऑफ वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, जब एक सेल के अंदर हर टाइप का एक ही क्रोमोसोम होगा तो उसको हैप्लॉइड कहेंगे। व्हेन ए सेल कंसिस्ट ऑफ वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड, ठीक है। हर टाइप का एक एक क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से मैच भी नहीं करते। एक क्रोमोसोम पर जो जीन है वो दूसरे पर नहीं है, दूसरे वाले तीसरे पर नहीं, सब अलग अलग होते हैं। और यही एक स्पीशीज का फंडामेंटल क्रोमोसोम नंबर है। यही आपको पता चलेगा कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के क्रोमोसोम, ठीक है, जीन के अकॉर्डिंग। तो हम जैसे ह्यूमन में बात करें, हमारे जीन कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने टाइप के क्रोमोसोम है, तो 23 है। अब ठीक है, उसके बाद हमने उसका एक सेट और एक्स्ट्रा रख रखा तो हम 2n हो जाते हैं, ठीक है। इट इज द फंडामेंटल क्रोमोसोम नंबर ऑफ ए स्पीशीज, ओके, ठीक है। एंड इट आल्सो इंडिकेट्स द टोटल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, एक ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के क्रोमोसोम हैं ये भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है, टोटल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। नाउ ऑल द जीन, अच्छा एक डेफिनेशन आप यहाँ और ध्यान रखेंगे कि एक हैप्लॉइड सेट, मैंने कहा ना ये टाइप इंडिकेट करता है, हमारे जितने जीन हैं वो जितने क्रोमोसोम पर हैं वो हैप्लॉइड सेट बनता है। तो एक हैप्लॉइड सेट पर, एक स्पीशीज में एक हैप्लॉइड सेट पर जो टोटल नंबर ऑफ जो जीन्स होते हैं उनके लिए कलेक्टिव टर्म है जीनोम, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये एक स्पीशीज का जीनोम कहलाता है, ठीक है। ये जीनोम वर्ड आपके आगे बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीनोम हैप्लॉइड सेट पर जो प्रेजेंट है। ना उसके बाद में आता है डिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉइड कंडीशन सबसे कॉमन है, अर्थ पर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इस समय डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड में एक तरह का एक सेफर साइड है, हैप्लॉइड में हर टाइप का एक एक क्रोमोसोम में एक सेट है, डिप्लॉइड में हर टाइप के दो दो क्रोमोसोम, एक तरह से हमारे पास एन के दो सेट है, ठीक है। हियर क्या देखिए, व्हेन ए सेल कंसिस्ट ऑफ टू और अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, टू क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, पेयर, डिप्लॉइड, ठीक है। एक क्रोमोसोम हमारे पास एक्स्ट्रा, यूं मान लो एक सेफर साइड के तौर पर हमने दो सेट रख रखे हैं और इसलिए उसको डिप्लॉइड कहते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इस समय नेचर में डिप्लॉइड हमें मिलते हैं, ठीक है, पेयर। उसके बाद में तीसरी कंडीशन आती है पॉलीप्लॉइड, ये खैर रेयर कंडीशन है, पॉलीप्लॉइड इज अ रेयर टाइप, ठीक है। व्हेन ए सेल कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू क्रोमोसोम सेट, मोर देन टू क्रोमोसोम सेट, जैसे ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एटसेट्रा, ठीक है, मोर देन टू क्रोमोसोम टाइप्स, वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, ठीक है, हैप्लॉइड, टू क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, डिप्लॉइड, एंड मोर देन टू क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप मीन्स मोर देन टू सेट्स, पॉलीप्लॉइड, टू सेट्स डिप्लॉइड, वन सेट हैप्लॉइड। अब 3 सेट है तो ट्रिप्लॉइड, 4 सेट है टेट्राप्लॉइड, 5 सेट है पेंटाप्लॉइड, इस तरह से पॉलीप्लॉइड बढ़ती है। लेकिन पॉलीप्लॉइड कंडीशन बहुत रेयर है, ठीक है। पॉलीप्लॉइड कंडीशन ज़्यादा अच्छे से हमें प्लांट्स के अंदर फिर भी मिल जाती है, एनिमल्स में तो और भी रेयर है। अब ये चीज़ें खैर आप डिटेल आगे जेनेटिक्स वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे, हम क्रोमोसोम नंबर पर आपको ये सारी बात करेंगे। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर के साथ साथ ही क्रोमोसोम की कुछ और बातें हैं, जैसे एक तो ये होमोलोगस, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक्चुअली क्या होता है, देखिए हमने जैसे डिप्लॉइड कहा, तो डिप्लॉइड में हमने क्या कहा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, टू क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के दो दो क्रोमोसोम। तो ये जो दो क्रोमोसोम है जो एक ही टाइप के हैं, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और जो अलग अलग टाइप के वो नॉन होमोलोगस है। होमोलोगस आपको हैप्लॉइड में नहीं मिलेगा, हैप्लॉइड में तो सारे एक एक वन टाइप। डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड जब सेट ज्यादा है तब आएगा,
2 chromosome, 3 chromosome. अब 2 chromosome of each type and both the chromosome are homologous. किसी भी 2 क्रोमोसोम को होमोलोगस कैसे डिफाइन करते हैं? वैसे देखें, सेम टाइप के 2 क्रोमोसोम तो उनकी लेंथ वेंथ तो सेम होगी, बट मेन चीज है उनका जीन. When 2 chromosome have genes of same character, जैसे एक क्रोमोसोम पर जिन जिन करेक्टर के जीन है, एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए पर जीन है बहुत सारे लाइंस अरेंज्ड. तो एक क्रोमोसोम पर जिस करेक्टर के जीन है वही के वही करेक्टर के जीन अगर दूसरे क्रोमोसोम पर भी हैं तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलोगस हुए, ये सेम टाइप कहलाएंगे. ठीक है, सेम टाइप के होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सेम टाइप इन अ डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम. इन अनदर वर्ड, क्रोमोसोम विच हैव जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी. जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर कई जगह लिखा रहता है, जो पेयर होता है उसको होमोलोगस कहते हैं. पेयर में कैसे डिफाइन करेंगे? ये भी नहीं कि जिनकी शक्ल सूरत या लेंथ वेंथ सेम हो, वो बहुत छोटी चीजें हैं. मेन बात होती है जीन. एनी 2 क्रोमोसोम हैविंग द जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर दे आर कॉल्ड होमोलोगस. याद रखना, ये सब चीजें जेनेटिकल पार्ट में आपके ज्यादा काम आती है, सेल का ये बेसिक. ठीक है, क्रोमोसोम विच आर नॉट होमोलोगस, जो होमोलोगस नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन होमोलोगस, और इनको हेटेरोलोगस भी कह सकते हैं. दोज विच आर नॉट होमोलोगस दे आर कॉल्ड हेटेरोलोगस. ठीक है, तो होमोलोगस हेटेरोलोगस क्रोमोसोम, और ये चीज आपको डिप्लॉयड ऑनवर्ड्स मिलेगी. हैप्लॉयड में तो खैर हर टाइप का एक ही क्रोमोसोम है. सबसे कॉमन डिप्लॉयड कंडीशन है. डिप्लॉयड में हर टाइप के पेयर में 2-2 क्रोमोसोम है, और जो एक ही टाइप के 2 क्रोमोसोम हैं जिन पर सेम कैरेक्टर के जीन हैं वो होमोलोगस पेयर कहलाएगा, और जो होमोलोगस नहीं है वो नॉन होमोलोगस या हेटेरोलोगस. ठीक है, इसी तरह से अगर हम और आगे देखें तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम एक ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड एज ऑटोसोम एंड एलोसोम. एक्चुअली ये कैटेगरी काफी बाद में आई. शुरू में खैर सारे क्रोमोसोम अपनी जगह थे, सबका अपना अपना काम है, लेकिन देखा गया बाद में कि क्रोमोसोम्स के अंदर एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्रोमोसोम हैं या जितने भी पेयर हैं, उसमें देखा गया कि एक पेयर ऐसा होता है जो मेनली सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रहता है. ऑर्गेनिज्म को मेल फीमेल डिसाइड करने के लिए काम आता है. बाकी सारे अपना दूसरे बॉडी कैरेक्टर्स बनाते हैं, दूसरा काम करते हैं. तो जो वो एक पेयर है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल रखता है, उसको हमने सेक्स क्रोमोसोम कहा, उन्हीं को एलोसोम कहा गया. और बचे हुए बाकी सारे ऑटोसोम कहलाए. मतलब क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप हैं. ऑटोसोम्स जो होते हैं ये हमें ज्यादा मिलते हैं. ठीक है, ऑटोसोम दोज क्रोमोसोम विच यूजुअली हैव जीन्स ऑफ जनरल बॉडी कैरेक्टर. जिन क्रोमोसोम पर हमारे जनरल बॉडी कैरेक्टर के दूसरे जो सारे कैरेक्टर के जीन हैं वो हैं, एंड दे आर मोर इन नंबर, यही ज्यादा मिलेंगे. और जो एलोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, दोज क्रोमोसोम विच मेनली हैव जीन्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. जिन पर सेक्स डिटर्मिनेशन के जीन हैं उनको हम एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. दे आर ऑफ 2 टाइप, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम. ये हम लोअर क्लासेस में भी सुनते हैं. तो ये जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है. बाकी सारे जो दूसरे क्रोमोसोम है जो अदर जनरल कैरेक्टर बनाते हैं वो ऑटोसोम है. ठीक है, अब एक डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल में इनकी क्या कंडीशन रहती है, कितने होते हैं, ये और ध्यान रखिएगा. दे आर लेस इन नंबर, ये ज्यादा होते हैं मोर, और ये होते हैं लेस. और वो भी कितने? ओनली 1 इन हैप्लॉयड, वो भी आइदर एक्स और वाई. या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा, कोई एक ही होगा. ओनली 1, आइदर एक्स और वाई. और डिप्लॉयड है तो 2 हो जाएंगे. डिप्लॉयड में पेयर होता है तो 2 सेक्स क्रोमोसोम. अब 2 सेक्स क्रोमोसोम में 2 कंडीशन है कि या तो XX या XY. ठीक है, तो हैप्लॉयड में 1 और डिप्लॉयड में 2. इसके अलावा बचे हुए सारे जो हैं ऑटोसोम. तो ऑटोसोम का नंबर कैसा आएगा? n-1 इन हैप्लॉयड. हैप्लॉयड में n-1 और डिप्लॉयड में 2n-2. ठीक है, 2n-2. क्लियर? तो ये n-1 है, ये 2n-2. तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में ऑटोसोम और एलोसोम का नंबर्स भी आना चाहिए. तो हैप्लॉयड सेल हो, जब एक सेट है क्रोमोसोम का, तो एक हैप्लॉयड सेट में एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम, रिमेनिंग सारे n-1 ऑटोसोम. डिप्लॉयड सेल है तो एक पेयर, 1 पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होंगे, रिमेनिंग 2n-2 हो जाएंगे ऑटोसोम. ऑटोसोम पर हमारे जनरल बॉडी कैरेक्टर के जीन हैं और सेक्स क्रोमोसोम पर हमारे मेनली सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड जीन है. तो ये हमने क्रोमोसोम की कुछ जनरल बातें कही.
क्रोमोसोम हमने कहा कि भाई डीएनए और हिस्टोन का बना हुआ, क्रोमेटिन का ही कंडेंस एंड कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट है जो हमें सेल डिवीजन के टाइम दिखता है, राइट। फिर हमने कहा कि प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए और पॉलीअमाइन्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन हम उसको ट्रू क्रोमोसोम नहीं मानते, वो प्रो क्रोमोसोम है, और ट्रू क्रोमोसोम है तो हमें यूकैरियोट्स में दिखेंगे। फिर हमने क्रोमोसोम नंबर पर ज़्यादा बात करी कि क्रोमोसोम नंबर एक स्पीशीज़ का अपना एक फिक्स नंबर होता है, और एक स्पीशीज़ के सारे मेंबर में और एक ऑर्गेनिज्म की सारी सेल में सेम क्रोमोसोम नंबर मिलता है। अलग अलग स्पीशीज़ के क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर्स के ही बेस पर फिर हमने बात की थी कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड, कि अगर एक सेट होगा क्रोमोसोम का तो वो हैप्लॉइड, और एक जैसे दो सेट हो जाएंगे तो डिप्लॉइड, एंड मोर देन 2 होने पर पॉलीप्लॉइड। और फिर उसी डिप्लॉइड पॉलीप्लॉइड कंडीशन में हमें होमोलोगस और हेट्रोलोगस टर्म और मिलती है कि जब एक ही टाइप के दो क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो फिर हम उसको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे, और नहीं तो नॉन होमोलोगस या हेट्रोलोगस, ठीक है। और बॉडी करेक्टर बनाने के मामले में हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑटोसोम और एलोसोम्स। जो सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है वो सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम्स होते हैं, और जो बाकी काम दूसरा काम करते हैं वो सारे ऑटोसोम होंगे, दे आर मोर इन नंबर। तो अभी तक तो हमने क्रोमोसोम की कुछ जनरल बातचीत करी। अब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर के बाद स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ें हमें मेनली ध्यान रखनी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट स्टडीड एट मेटाफेज। एक्चुअली सेल डिवीजन में ही क्रोमोसोम दिखेंगे। अब आपने लोअर क्लासेस में एटलीस्ट सेल डिवीजन के नाम और स्टेजेस तो पढ़ेंगे, हम अगला चैप्टर सेल डिवीजन का पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इतना सबको आइडिया होगा, ठीक है। इसमें जो मेटाफेज स्टेज का क्रोमोसोम है वो स्टडी के लिए, स्ट्रक्चर स्टडी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे छोटे और सबसे थिकेस्ट क्रोमोसोम हमें मेटाफेज पे मिलते हैं। क्रोमेटिन जो कंडेंस होता जाता है पूरे प्रोफेज में होता है, मेटाफेज में जाके रुकता है, और मेटाफेज से छोटा क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, ठीक है। मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स आर स्मॉलेस्ट एंड थिकेस्ट, तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहते हैं, स्मॉलेस्ट और थिकेस्ट होते हैं, इसलिए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर रहते हैं, ओके। हम मेटाफेजिक क्रोमोसोम पर स्ट्रक्चर समझें। वैसे हमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चारों स्टेज में क्रोमोसोम दिखते हैं। प्रोफेज में थोड़े लंबे दिखते हैं, मेटाफेज में थोड़ा और छोटे हो जाते हैं, एनाफेज, टीलोफेज में भी थोड़ा अलग तरह के दिखेंगे, ठीक है। एक क्रोमोसोम के अंदर यूजुअली ये 5 कंपोनेंट या 5 पार्ट्स हो सकते हैं। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। क्रोमोसोम का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो है क्रोमेटिड, अभी हम बताएंगे इसको स्ट्रक्चर में भी, क्रोमेटिड। देन उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रोमियर, जिसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी जरूरी चीज है टीलोमियर्स। तो ये जो 3 चीजें हैं, ठीक है, ये तो हर क्रोमोसोम में मिल ही जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन ये जो 2 पार्ट हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सैटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सैटेलाइट जो है ये आपको सारे क्रोमोसोम में नहीं मिलेंगी, नॉट इन ऑल क्रोमोसोम, ये हमें सारे क्रोमोसोम में नहीं मिलता, ठीक है। ये कुछ में होगा, कुछ में नहीं भी होगा। अब हम इनके एक एक हिस्से को थोड़ा डिस्कस भी कर लें। मैं एक आउटलाइन पहले आपको क्रोमोसोम का डायग्राम भी दिखा दूं, तो क्रोमोसोम कुछ आपको इस तरह के नजर आएंगे, ठीक है। कभी आपको इस तरह के डबल शेप वाला दिखेगा, कभी सिंगल दिखेगा। एक्चुअली क्या होता है जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले क्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए होता है वो रिप्लिकेट होकर डबल हो जाता है। जैसे हमने कहा था एक क्रोमेटिन थ्रेड में एक डीएनए होता है, और अगर हम एक क्रोमेटिन को कंडेंस करेंगे तो एक क्रोमोसोम बनेगा, राइट, ठीक है। लेकिन सेल डिवीजन इनकी प्रोसेस शुरू होने से पहले क्रोमेटिन का जो डीएनए है वो रिप्लिकेट होकर डबल हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि एक डीएनए से आप कंडेंस करते हैं तो एक क्रोमोसोम, लेकिन अब वो 2 हो जाएंगे, इसलिए आपको एक ही क्रोमोसोम में 2 आर्म दिखेगी इस तरह से, ये देखिए। तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम इसको डायड कहते हैं, ठीक है, जिसमें ये 2 क्रोमेटिड, ये जो दिख रहा है ये क्रोमेटिड है, मैंने बता रखा है, इसमें 2 क्रोमेटिड है, इसमें 1 क्रोमेटिड है। क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल क्रोमेटिड वाला भी हो सकता है और डबल क्रोमेटिड वाला भी हो सकता है। डबल वाला हमें शुरू में दिखता है, लेकिन ये कुछ देर के लिए दिखेगा, प्रोफेज में दिखना शुरू होता है, और मेटाफेज में सबसे बढ़िया दिखता है। ये एक तरह का मेटाफेजिक क्रोमोसोम है। प्रोफेज में भी इसी तरह का होगा, थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद क्या होता है, एनाफेज में ये यहाँ से अलग हो जाते हैं, इस तरह से अलग होते हैं, तो ये सिंगल क्रोमेटिड वाला आ जाता है। वैसे देखा जाए तो आइडियल क्रोमोसोम यही है जिसमें एक क्रोमेटिड होता है, ठीक है। ये एनाफेजिक क्रोमोसोम, और टीलोफेज में भी यही दिखेगा, एनाफेज और टीलोफेज दोनों में, ठीक है। ये डायड होता है, तो ये वाला जो क्रोमोसोम है इसको मोनाड कहा जाता है, दिस इज मोनाड, ठीक है। इसमें ये क्रोमेटिड है, ठीक, थ्रेड जो दिख रहे हैं,
बीच में ये नॉच जो दिख रहा है डिप्रेशन, ये सेंट्रोमियर है, और इसके जो टिप्स होते हैं ये टेलोमियर होते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सैटेलाइट, ये आपको यूँ जरूरी नहीं हर क्रोमोसोम में दिखे, मैंने अलग से बना दिया जैसे ये क्रोमोसोम, तो ये बाकी चीज़ें तो वही हैं। लास्ट में आकर के देखो क्या हुआ, एक और इसके जैसा ही यहाँ पर भी ग्रूव दिख रहा है, एक और यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो ये जो होता है सेंट्रोमियर तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाएगा। एक और एडिशनल ग्रूव होता है, इसके नीचे का जो हिस्सा बच जाता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे अभी एक एक करके। एक आउटलाइन आपको क्रोमोसोम का समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम कब दिखेगा, ऑफ कोर्स प्रोफेज में भी दिखना शुरू हो जाता है और मेटाफेज में भी। और ये क्रोमोसोम कब दिखेगा आपको, एनाफेज में, और उसके बाद टीलोफेज में भी ये नजर आएगा, ठीक है। अब एक एक हिस्से को भी थोड़ा डिस्कस कर ले। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमेटिड की, जो इसका सबसे मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, ठीक है। इट इज द थिक थ्रेड, ये थिक थ्रेड होता है या रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। वास्तव में देखा जाए तो वो जो क्रोमेटिन का थिन थ्रेड था डीएनए और हिस्टोन, उसी को फोल्ड करके जो थिक थ्रेड बना, जो हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, क्रोमोसोम ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके थिक थ्रेड पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिड, ठीक है। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ मेन पार्ट क्रोमेटिड, वो थिक थ्रेड क्रोमेटिड ही होता है। अ क्रोमोसोम हैव आइदर 2 क्रोमेटिड और ओनली 1 क्रोमेटिड। 2 क्रोमेटिड मैंने बताया किसमें, प्रोफेज एंड मेटाफेजिक क्रोमोसोम में। 1 क्रोमेटिड किसमें, एनाफेज एंड टीलोफेज के क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसलिए कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है। क्रोमोसोम ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 1 क्रोमेटिड भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। 2 क्रोमेटिड। क्रोमोसोम विद 1 क्रोमेटिड इज कॉल्ड मोनाड, ये मोनाड है, और इसकी 2 आर्म रहेगी क्योंकि वो एक सेंट्रोमियर होता है तो 2 आर्म हो जाती है। और विद 2 क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड डायड विद 4 आर्म, ठीक है। एंड ईच क्रोमेटिड, जो ये क्रोमेटिड है मैंने आपको क्या बताया, डेवलप्ड बाय कंडेंसेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्रोमेटिन थ्रेड के कंडेंसेशन से और कॉन्ट्रैक्शन से बना है, मोनाड और डायड, ठीक है। ये आर्म जो हम बात कर रहे थे, देखो अगर यहाँ पर ये मोनाड है, सिंगल क्रोमेटिड है, तो सेंट्रोमियर की वजह से ये 2 आर्म हो जाती है, और यहाँ सेंट्रोमियर की वजह से 2 और 2 4 आर्म हो जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, एक जो डायड होता है, उसके जब ये 2 क्रोमेटिड एक साथ लेते हैं तो उसको हम कई बार सिस्टर क्रोमेटिड भी कहते हैं, ठीक है। इनको क्या बोल सकते हैं, सिस्टर। अगर 2 क्रोमेटिड है, एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और नॉर्मली जो क्रोमोसोम है सिंगल, इस तरह का सिंगल क्रोमेटिड वाला होगा। तो क्रोमेटिड, क्रोमेटिन का जो कंडेंस्ड पार्ट होता है वही थिक थ्रेड क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड सिंगल भी हो सकता है, डबल। डबल क्रोमेटिड वाला जो डायड है, ये टेम्परेरीली कुछ देर के लिए दिखेगा आपको प्रोफेज और ज़्यादा से ज़्यादा मेटाफेज में, और ये डबल है। अभी ये डबल हो रखा है, एनाफेज में वापस अलग हो जाता है और फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, मोनाड कंडीशन में। तो क्रोमेटिड के बाद दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जिसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज द डीप ग्रूव, इसको डीप ग्रूव या कॉन्स्ट्रिक्शंस कहते हैं, प्रेजेंट एट एनी प्लेस इन क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। पूरी क्रोमोसोम की लेंथ या क्रोमेटिड की पूरी लेंथ में ये कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बीचों बीच में हो, उसको जरूरी नहीं, इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। लेकिन एक हमें डीप कॉन्स्ट्रिक्शन, एक डीप ग्रूव दबा हुआ दिखेगा थोड़ा सा, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। एंड ड्यू टू दिस क्रोमेटिड हैव 2 और 4 आर्म्स, इसकी वजह से इसमें आर्म हो जाती है। अगर सिंगल क्रोमेटिड है तो 2 आर्म्स, और 2 क्रोमेटिड है तो 4 आर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। सेंट्रोमियर में एक और खास बात है कि यहाँ डीएनए बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ डीएनए का अमाउंट कम रहता है, लेस डीएनए, और जो डीएनए होता है वो भी इनएक्टिव होता है। यहाँ कोई आपको जीन नहीं मिलेंगे, इनएक्टिव डीएनए है, और ये परमानेंटली इनएक्टिव रहता है। और परमानेंट इनएक्टिव पार्ट को हम कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, याद हो तो न्यूक्लियस के साथ बताया था, फैकल्टेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। जो परमानेंटली इनएक्टिव होते हैं, वहाँ भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सो इन दिस डीएनए इज लेस एंड इनएक्टिव, डीएनए यहाँ कम है और इनएक्टिव भी है। एक्चुअली इट इज कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ये वास्तव में कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है जो परमानेंटली इनएक्टिव रहता है, और यहाँ कोई खास जीन भी नहीं होते, ठीक है। और एक और खास बात है, सेंट्रोमियर का काम क्या है, देखो सेंट्रोमियर पर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर प्रोटीन की बनी हुई 2 प्लेट लगी रहती है, प्रोटीनेशियस डिस्क और प्लेट्स, जिनको हम काइनेटोकोर प्लेट कहते हैं। प्रोटीन की डिस्क या काइनेटोकोर प्लेट होती है, और यही वो जगह जहाँ पर सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फिलामेंट आके अटैच होंगे। ये सेल डिवीजन में भी बताएंगे, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, क्रोमोसोम पर स्पिंडल का एक फिलामेंट आके अटैच होता है, फिर वो उसको खींच के ले जाता है, ठीक है। तो एट सेंट्रोमियर 2 प्रोटीनेशियस डिस्क आर प्रेजेंट
and they are known as kinetochore plate. ठीक है, at kinetochore spindle filament get attached during cell division. स्पिंडल हमेशा काइनेटोकोर पर ही अटैच होगा और वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में ही होता है. प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का डिफरेंस ही यही है. जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो कभी कभी होता है उसमें कभी स्पिंडल अटैच नहीं होगा, स्पिंडल हमेशा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर ही अटैच होगा. ठीक है, तो ये स्पिंडल काइनेटोकोर प्लेट पर अटैच होते हैं. यूजुअली 1 सेंट्रोमियर, मतलब क्रोमोसोम में 1 सेंट्रोमियर होता है यूजुअली, बट रेयरली मोर देन 1 सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम. कभी कभी 1 से ज्यादा सेंट्रोमियर भी हो सकते हैं. और पोजीशन भी इसकी वेरिएबल है, जैसा मैंने कहा कि ये पूरी लेंथ में कहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोटीनेशियस प्लेट होती है, जैसे आपको मैंने ग्रीन कलर की दिखा रखी है, ये जो ग्रीन कलर की प्लेट है ये एक्चुअली क्या है, ये काइनेटोकोर प्लेट है. काइनेटोकोर प्लेट इधर भी दिख रही है और इधर भी दिख रही है. ठीक है, ये काइनेटोकोर प्लेट है और 2 प्लेट होती है और इसके दोनों तरफ आकर के स्पिंडल अटैच होते हैं काइनेटोकोर प्लेट पर. ठीक है, तो क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के ये 2 मेन पार्ट, और तीसरी मेन चीज आती है वो है टीलोमियर्स. ठीक है, 3 जरूरी और रेगुलर चीजें जो बताई गई हैं. टीलोमियर्स, टीलोमियर्स एंड को कहते हैं. क्रोमोसोम जहाँ खत्म हो गया, एंड ऑफ द क्रोमोसोम, टिप ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है, एंड्स और टिप्स ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिड आर कॉल्ड टीलोमियर्स. इनको टीलोमियर्स कहते हैं. एक्चुअली यू कैन से दीज आर द एंड्स, दे सील्स द क्रोमोसोम. यहाँ बंद करते हैं, खत्म हो जाते हैं क्रोमोसोम इस एंड को. एक तरह की पोलैरिटी होती है. ठीक है, टीलोमियर्स हैव वेरी लेस डीएनए. यहाँ भी ध्यान रखना कि इसमें भी बहुत कम डीएनए रहता है. लास्ट में जाके डीएनए कम ही रहता है और वो भी इनएक्टिव होता है. ये भी इनएक्टिव है, यहाँ कोई सच जीन नहीं है और ये ग्वानिन रिच होता है. ये याद रखना, ग्वानिन रिच. टीलोमियर ग्वानिन रिच होता है. एक्चुअली आपने डीएनए में पढ़ा होगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ATGC 4 बेसेस होते हैं. ठीक है, अब वो तो खैर बाकी डिटेल आप बायोमोलिक्यूल में डीएनए में भी पढ़ेंगे. ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, IPMT में, नीट में. टीलोमियर का जो डीएनए है वो ग्वानिन रिच होता है, इनएक्टिव होता है. यहाँ कोई जीन नहीं होते हैं और डीएनए होता भी कम ही है. ठीक है, और इसको एक्चुअली कहते हैं हम ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है. सेंट्रोमियर, टीलोमियर दोनों ही कॉन्स्टिट्यूटिव परमानेंट इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन. ठीक है, ये भी परमानेंटली इनएक्टिव ही होता है. नाउ इन ए मोनाड क्रोमोसोम, जो मोनाड क्रोमोसोम होते हैं सिंगल क्रोमेटिड वाले, उसमें कितने टीलोमियर कितने हो जाएंगे, 2, एक इस एंड पर एक इस एंड पर. और इन ए डायड देयर विल बी 4 टीलोमियर. डायड के अंदर 4 टीलोमियर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो टीलोमियर्स को भी अगर हम देखें तो टीलोमियर का भी अगर हम स्ट्रक्चर भी देखा जाए, देखिए तो ये जो टिप्स थे ये टीलोमियर है. ठीक है, एक डायड के अंदर 1, 2, 3, 4 और इनमें पोलैरिटी रहती है जिस वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट ही रहता है. समझ गए, ये एकदम आके एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं होते, चिपकते नहीं. ऐसे इधर और इधर मोनाड में 2 टीलोमियर है. ठीक है, ये एंड पर होते हैं विद हैविंग अ गुड पोलैरिटी और उसी वजह से दूर दूर ही रहते हैं एक दूसरे से. ओके, अब टीलोमियर में जैसे मैंने बताया कि इनमें पूरे में डीएनए होता है. अब ये डीएनए या एंड पर एक तो इधर आके खत्म होता है, इधर आके खत्म होता है. लास्ट में जब डीएनए खत्म होता है, डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड. ओके, लेकिन टीलोमियर में जाकर देखते हैं हम, थोड़ा सा एक स्ट्रैंड निकला हुआ रहता है, ओवरहैंगिंग स्ट्रेच कहते हैं. डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड थोड़ा सा निकला हुआ रहता है और ये ग्वानिन रिच डीएनए होता है यहाँ. ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, टीलोमियर और टीलोमियर के अंदर जो डीएनए है, अब ये चीज क्या है, मैं जो भी आपको बात बता रहा हूँ थोड़ा सा आप इसको इनिशियल बेस पे समझ लें, बाकी चीजें आपके आगे आएंगी. जैसे हम जेनेटिक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि डीएनए जब रिप्लिकेट होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, तो डीएनए जब रिप्लिकेट होता है तो हमारे डीएनए रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि जब जब वो रिप्लिकेट होगा थोड़ा दोनों किनारों से, दोनों एंड से थोड़ा छोटा ही बनता है. नया जो डीएनए बनता है वो पुराने से थोड़ा सा छोटा बनता है. शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ऑन बोथ द एंड, मतलब बोथ द टीलोमियर्स. अब ये क्यों शॉर्टनिंग होती है, इसके लिए पूरा डीएनए रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म है जो आपके 12th के टॉपिक में आएगा, मॉलिक्यूलर के चैप्टर. अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि जैसे जैसे डीएनए रिप्लिकेशन होता है डीएनए थोड़ा थोड़ा शॉर्टनिंग छोटा होता जाता है. अब आप देखिए हमारे डीएनए पर जीन होते हैं. ठीक है, अब जीन होते हैं, जैसे अगर मैं इसमें डीएनए की बात करूं, हम थोड़ा सा और अगर इसको समझना चाहें तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इसके अंदर डीएनए है तो कुछ इस तरह से होता है.
एक क्रोमोसोम में ये एक ही सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, लाइक दिस, ठीक है। और इसके ऊपर जीन अरेंज्ड होते हैं। तो जीन कैसे अरेंज्ड होते हैं, देखिए अगर मैं इसमें जीन का अरेंजमेंट देखूं तो जैसे ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो सेगमेंट है ये एक जीन हो गया, फिर हो सकता मान लो फिर दूरी पर ये मान लीजिए ये एक जीन हो गया। तो क्रोमोसोम में जीन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ओके। अब क्या होता है, जब ये रिप्लिकेशन होता है तो दोनों तरफ से डीएनए थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। तो अगर ऐसे डीएनए छोटा होता रहा तो एक समय आएगा जब कोई ना कोई तो जीन को भी डैमेज कर देगा, और जीन खत्म होना तो बहुत दिक्कत है। और इसीलिए क्योंकि डीएनए दो की शॉर्टनिंग होती है, देखो डीएनए रिप्लिकेशन केवल और केवल सेल डिवीजन के टाइम होता है, जब एक सेल को 1 से 2 में डिवाइड होना, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कोई सेल डिवाइड नहीं करेगी तो डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। अब अगर क्योंकि हर बार छोटा हो रहा है तो सेल अगर यूं लगातार डिवाइड करती रही तो बहुत छोटा हो जाएगा, डीएनए खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिविजन्स के बाद सेल अपना डिवीजन रोक देती है, क्योंकि और ज़्यादा वो डिवीजन अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि लगातार शॉर्टनिंग हो रही है, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारी सेल्स में इनडेफिनेट सेल डिवीजन नहीं होता, एक डेफिनेट सेल डिवीजन है, जितने पॉसिबल है उतने सेल डिवीजन होने के बाद रुक जाता है, उसके बाद सेल डिवाइड नहीं होती, क्योंकि उसके डीएनए काफ़ी छोटे हो चुके हैं, ठीक है। शॉर्टनिंग होती है, और जब सेल डिवाइड होना रुक जाती है तो आप भी जानते हो बॉडी में नई सेल नहीं बनेगी, नई सेल नहीं बनेगी तो रीजनरेशन नहीं होगा, ठीक है। और जब रीजनरेशन नहीं होता है तो रिपेयर वगैरह, बॉडी का जो ग्रोथ वगैरह वो ज़्यादा नहीं होंगी, और इन्हीं सबको कहते हैं एजिंग। तो ऑर्गेनिज्म जो बूढ़े हो जाते हैं, एजिंग होती है, डेथ हो जाती है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ये शॉर्टनिंग। समझ में आई कुछ बात? मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वैसे ये चीज़ आपके जेनेटिकल पार्ट में आती है, लेकिन थोड़ा बहुत हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इन एवरी सेल डिवीजन डीएनए ऑफ टेलोमेरिक रीजन गेट शॉर्टन, ये छोटा हो जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ओके, so cell stops dividing after particular number of division, and this is one of the main reason of aging in organism, ठीक है, एजिंग के लिए। अब अपने आप मन में सवाल ये उठता है कि फिर हम तो देखते हैं कि कुछ सेल तो लगातार डिवाइड होती रहती है, उसके पीछे रीजन। अब देखिए हम अगर ऐसा भी करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ सेल तो ऐसी चाहिए जिसमें डिवीजन खूब करना पड़ सकता है। अब एक नेचुरल अरेंजमेंट ये है कि नेचर में सेल में ही एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, क्योंकि टीलोमेरी का डीएनए है। टीलोमरेज एंजाइम होता है जो आरएनए और प्रोटीन का बना है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। टीलोमरेज एंजाइम आरएनए और प्रोटीन का बना है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, और ये एंजाइम की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, टीलोमियर के जो दोनों डीएनए जो शॉर्ट हो रहे हैं उनको वापस सही कर देता है। तो अगर सेल में टीलोमरेज है तो वो शॉर्टनिंग नहीं होने देगा, वो वापस बना देता है। और अगर वापस बन गया तो फिर सेल कब कितनी भी बार डिवाइड करे सेल को भी समस्या नहीं। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म की सारी सेल तो नहीं, लेकिन बहुत सी सेल ऐसी हैं, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो इनडेफिनेटली लगातार डिवाइड करती हैं, कंटिन्यूस रैपिड डिवीजन। तो जो कंटिन्यू डिवाइड कर रही है वो डिवाइड तभी कर रही है जब उनके पास टीलोमरेज है। अब जैसे हमारी सोमेटिक सेल्स जो हैं हमारी बॉडी की, उनमें नहीं है टीलोमरेज, टीलोमरेज एक्टिव ही नहीं है, तो इसलिए हमारी सोमेटिक सेल्स के आगे, इसीलिए तो एजिंग होती है सोमेटिक बॉडी में, वो लाइफ टाइम या यूं का इंडेफिनेट टाइम डिवाइड नहीं करती, ठीक है। In some cells, an enzyme telomerase is present, RNA and protein, ribonucleoprotein ध्यान रखना, which can prevent shortening of DNA and thus cell can divide indefinitely. अब जैसे कुछ एग्जांपल देखें तो हमारी जो जर्मिनल सेल्स होती है, जो गैमेट्स वगैरह बनाती है और जो जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं, उनमें होता है, ठीक है। प्लांट की अगर मेरिस्टम्स की बात करें तो प्लांट के टिप्स होते हैं मेरिस्टम्स जो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, ठीक है। और एक एबनॉर्मल सेल देखिए कैंसर, कैंसर की सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, ट्यूमर बन जाता है। कैंसर की सेल में भी टीलोमरेज एक्टिविटी ऑन हो जाती है और इसीलिए लगातार डिवीजन होता है। समझ में आई बात? तो ये मैंने टीलोमियर का जेनेटिक्स वाला थोड़ा सा पार्ट आपको बताया है, ज़्यादा डिटेल हम मॉलिक्यूलर में जेनेटिक्स के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हायर लेवल की चीज़ें हैं। टीलोमियर पर ये ध्यान रखिएगा, डीएनए आके खत्म हो जाता है क्रोमोसोम का, वो ग्वानिन रिच होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ ओवरहैंगिंग स्ट्रेच हो सकता है। और डीएनए रिप्लिकेशन जब होता है बार बार तो दोनों टीलोमियर दोनों एंड से डीएनए थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। यही शॉर्टनिंग के कारण सेल पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिवीजन के बाद अपना डिवीजन रोक देती है, क्योंकि डीएनए कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, जीन तक का लॉस हो सकता है, इसलिए सेल डिवीजन रुक जाता है।
सेल डिवीजन रुकने का नुकसान ये है कि सेल का रीजनरेशन खत्म हो जाता है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी का रीजनरेशन नहीं रहता और ऑर्गेनिज्म ओल्ड होता जाता है, एजिंग होने लगती है, उसकी डेथ तक हो जाती है। ठीक है, अब ये जरूर है कि अगर सेल के अंदर एक एंजाइम टीलोमरेज रहे तो टीलोमरेज इस शॉर्टनिंग को ओवरकम कर देता है, तो ऐसे में सेल फिर कितनी भी बार डिवाइड कर सकती है और फिर ऐसे में लाइफ टाइम सेल डिवीजन होता है। और कुछ ऐसी सेल्स मिली भी हैं। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि इसका मतलब तो अगर हम हमारी सारी सेल्स में टीलोमरेज एक्टिविटी ऑन कर दें, एक्टिव कर दें, तो हम तो अमर हो जाएंगे। अब इमेजिन तो कर ही सकते हो, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, एक और कंसेप्ट देखिए, कैंसर में लगातार डिवीजन से ट्यूमर बन जाता है और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसमें सेल डिवीजन रुकता नहीं है। रुकता इसलिए नहीं कि उसमें टीलोमरेज है तो शॉर्टनिंग नहीं होती। अगर हम कैंसर की सेल में टीलोमरेज को इनएक्टिव करते हैं तो कैंसर की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। समझ में आई कुछ बात? और इस पर काफ़ी काम चल रहा है, अभी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, बट देयर आर द थिंग्स व्हिच आर रनिंग। ओके, तो टीलोमियर के बारे में कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बताई हैं, नॉलेज के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। तो 3 जरूरी चीज़ें हो गई, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे की कुछ और पार्ट में अगला आता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जो मैंने कहा था सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सैटेलाइट कुछ क्रोमोसोम में ही मिलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बिसाइड्स प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड एडिशनल कॉन्स्ट्रिक्शन इज फाउंड इन सम क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, एंड यूजुअली टुवर्ड्स टिप, ये होता है वही टीलोमियर टिप की तरह होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रिक्शन और होता है, उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से काफी डिफरेंट है। सेंट्रोमियर थोड़ा अच्छे से डीप होता है, ये ज्यादा डीप होता है और इसमें प्रोटीन की काइनेटोकोर प्लेट होती है और वहाँ स्पिंडल अटैच होते हैं। लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में कोई काइनेटोकोर नहीं है, वहाँ कभी स्पिंडल अटैच नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखना, हैविंग काइनेटोकोर प्लेट्स एंड स्पिंडल, it is different from primary constriction और centromere in not having kinetochore। किस चीज में डिफरेंट है? एक तो not having kinetochore plate and spindle never attach in secondary constriction। यही एक चीज है जिससे आप प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, स्पिंडल जहां अटैच होता है वो सेंट्रोमियर है, वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और जहां स्पिंडल अटैच नहीं हो रहा और फिर भी आपको कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, मतलब वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में भी बहुत कम और इनएक्टिव डीएनए होगा। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही और टीलोमियर में, ये सब वो जगह जहाँ डीएनए कम होता है, जो होता है वो भी इनएक्टिव होता है। इट इज हैविंग लेस डीएनए, इनएक्टिव डीएनए। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिटेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ये भी कॉन्स्टिटेटिव हेट्रोक्रोमेटिन ही होता है। हाँ, यहाँ पर कुछ जीन मिलते हैं आरआरएनए के, जो जीन आरआरएनए बनाते हैं। ये आरआरएनए वही है जो बाद में राइबोसोम बनाएगा। थोड़े बहुत आरआरएनए सिंथेसिस के जीन आपको हेट्रोक्रोमेटिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में मिलेंगे, बट अदरवाइज ये कॉन्स्टिटेटिव परमानेंटली इनएक्टिव होता है, ज़्यादा कोई जीन होते नहीं। थोड़ा बहुत आरआरएनए सिंथेसिस के जीन जरूर होते हैं। ठीक है, हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को उनकी फंक्शंस के अकॉर्डिंग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। हमें क्रोमोसोम में भी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 तरह के दिखे हैं। ठीक है, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट कहा जाता है और एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक्चुअली क्या है, इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में हमें एक चीज और नजर आई। हमने देखा है कि कुछ क्रोमोसोम के सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का जो डिप्रेशन है वहां न्यूक्लियोलस लगा रहता है, न्यूक्लियोलस लगा रहता है, और कुछ में नहीं लगा रहता है। तो जिन क्रोमोसोम के सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में, जिस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में न्यूक्लियोलस लगा है उसको एनओआर कहते हैं। याद करो, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज रीजन, हमने कहा था ये क्रोमेटिन का, क्रोमोसोम का पार्ट है। ठीक है, और जिसमें नहीं है वो अलग है। तो हमने 1 और 2 इसी अकॉर्डिंग किए हैं। तो यहाँ जो इन 1 और 2 में जो डिफरेंस है वो यही है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट एक्ट एज एनओआर, ये एनओआर की तरह काम करेगी, एंड अ न्यूक्लियोलस इज अटैच्ड हियर, यहाँ न्यूक्लियोलस जुड़ा हुआ रहता है। तो जिस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर न्यूक्लियोलस लगा है उसको एनओआर भी कहते हैं, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, सच क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम। इनको और क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम, जिसमें एनओआर है। ह्यूमन में मैंने बताया था 5 न्यूक्लियोलाई है। ठीक है, ह्यूमन का ही एग्जांपल है तो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22, ये 5 नंबर से चलता है, क्रोमोसोम नंबरिंग होती है, ध्यान रखना। 13, 14, 15 इनमें जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट होता है, 21, 22 5 में। ठीक है, तो ये तो एनओआर की तरह काम करेगा। दूसरा एक और है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड डू नॉट एक्ट एज एनओआर, ये ब्लैंक रहता है, खाली पड़ा रहता है, यहाँ कोई एनओआर नहीं लगता है, एंड नॉट हैविंग एनी न्यूक्लियोलस।
ऐसे सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्रोमोसोम ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 1, 10, 13 और 16, ठीक है, ये 4 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वहां पर न्यूक्लियोलस नहीं लगा है, तो वो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड टाइप है, और जिस पर न्यूक्लियोलस लगा रहता है वो फर्स्ट टाइप है, वो NOR है। और क्रोमोसोम नंबर 13 आप देखो दोनों में है, तो हो सकता है ना सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन दो हों, एक NOR की तरह काम करे, एक नॉर्मल है नहीं करे, तो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन में दो ग्रुप बना दिए जाते हैं। अगर वो न्यूक्लियोलस अटैच है तो वो NOR की तरह काम करता है, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। अब उसके बाद जहां सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन उसके ठीक नीचे एक छोटा सा हिस्सा क्रोमोसोम का जो बच जाता है उसको कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है, या ट्रेबेंट कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स आफ्टर NOR और सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन NOR के बाद का जो हिस्सा है वो सैटेलाइट है। इट ऑल्सो हैव इनएक्टिव DNA, इसमें भी DNA बहुत इनएक्टिव है, और ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन ही होता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन ही होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जहां सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सैटेलाइट होगा, ऐसे क्रोमोसोम को क्रोमोसोम हैविंग सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड सैटेलाइट आर आल्सो कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम, इनको क्या कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम कहेंगे, जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिनमें सैटेलाइट होगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम है वो तो सारे सेट क्रोमोसोम हुए, तो जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट है, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सेट क्रोमोसोम कहते हैं, और न्यूक्लियोलर भी उसी में आएंगे। तो अगर यूं कह सकते हैं ऑल न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स आर सैटेलाइट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम, यस। ऑल सेट क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम, नो, क्योंकि अब सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड वाले भी होंगे तो सेट क्रोमोसोम, लेकिन वो न्यूक्लियोलर नहीं है, ठीक है। तो जो हमने आपको जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया था आपको, ये देखिए, तो इसके अंदर आप देखो यहाँ आपको ये सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन और सैटेलाइट दिखा रखा है। अब अगर न्यूक्लियोलस भी अटैच होगा तो इसी जगह पर आपको न्यूक्लियोलस यहीं लगा हुआ मिलेगा, यहीं पर ही न्यूक्लियोलस लगेगा, और ये NOR की तरह भी काम कर सकते हैं, और बाकी ये जो रिमेनिंग हिस्सा है फिर वो सैटेलाइट होगा, और ये जो क्रोमोसोम कहलाएगा ये सेट क्रोमोसोम भी कहलाता है, ठीक है, ये सेट क्रोमोसोम। तो ये एडिशनल चीजें हैं जो हर क्रोमोसोम में नहीं मिलती। तो ये तो हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बाद हम फाइनली आते हैं क्रोमोसोम के टाइप्स पर। क्रोमोसोम को हम सेंट्रोमियर की पोजीशन और उनके नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्रोमोसोम का नंबर और स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर बताया किस तरह से, और क्रोमोसोम के पार्ट ध्यान रखना, क्रोमेटिड क्या है, टेलोमेर क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद टाइप्स पर आते हैं, तो हम दो तरह से क्रोमोसोम के टाइप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का नंबर, अब आप कहोगे सेंट्रोमियर, मैंने कहा था ना यूजुअली तो 1 होता है, लेकिन कभी कभी 1 से ज्यादा भी होता है। तो सेंट्रोमियर कितने हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग 5 टाइप बनाए जाते हैं। सबसे पहले आता है मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, यही सबसे कॉमन है, क्रोमोसोम विद 1 सेंट्रोमियर, और ये सबसे कॉमन है। जैसे हम नॉर्मली जो एक क्रोमोसोम बनाते हैं 1 सेंट्रोमियर वाला, ये मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे कॉमन यही, ज्यादा यही मिलता है। अब रेयर चीजें हैं, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम विद 2 सेंट्रोमियर। 2 सेंट्रोमियर का ये जो क्रोमोसोम है, दिस इज वेरी रेयर। ये बहुत रेयर, और ये हमें मेज में, जिया मेज मक्का में मिला है। इसके अंदर 2 सेंट्रोमियर होते हैं, ठीक है। 2 सेंट्रोमियर को बनाने में क्रोमोसोम फिर कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, ये 2 सेंट्रोमियर हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ एक और बात आती है, जब 2 सेंट्रोमियर हैं तो हमने इसको प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों नहीं कहा, हम इसको सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ दोनों पर स्पिंडल अटैच होता है, और जिस जिस पर स्पिंडल अटैच हो रहा है वो सारा क्या है, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रोमियर ही रहेगा। पॉलीसेंट्रिक भी होते हैं, ये और भी रेयर है, दिस इज वेरी रेयर, क्रोमोसोम विद मोर देन 2 सेंट्रोमियर। पैरा एस्करिस इक्वोरम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये राउंड वर्म होता है, उसमें हमें क्रोमोसोम ऐसे मिले जिसमें 2 से भी ज्यादा सेंट्रोमियर है, पॉलीसेंट्रिक कहेंगे इसको। तो मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, 3 तो ये हो गए। अब 2 स्पेशल केस, एक होता है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मींस क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमियर, बिना सेंट्रोमियर के,
अब बिना सेंट्रोमियर वाला क्रोमोसोम एक्चुअली क्रोमोसोम है ही नहीं रियल। एक्चुअली इट इज नॉट द रियल क्रोमोसोम, इट इज द फ्रेगमेंट। कभी कभी क्या होता है, क्रोमोसोम टूट जाता है। अब क्रोमोसोम टूट गया, क्रोमोसोम का ये टुकड़ा आ गया, अब क्रोमोसोम के इस टुकड़े में सेंट्रोमियर है ही नहीं, ठीक है, और इस पर कभी स्पिंडल अटैच नहीं होगा, और इसीलिए सेल डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता और ये डिजनरेट हो जाता है। एसेंट्रिक का मतलब है क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमियर, और एक्चुअली इट इज अ क्रोमोसोम फ्रेगमेंट जो बाय चांस कभी कभार टूट जाते हैं और ये डिजनरेट हो जाते हैं। और एक होता है होलोसेंट्रिक। होलोसेंट्रिक इज अगेन वेरी रेयर, इसमें पूरी सरफेस ही सेंट्रोमियर की तरह काम करती है। इसके अंदर क्या है, ये भी क्रोमोसोम ऐसा है कि यहाँ कहीं भी आकर के स्पिंडल अटैच हो जाता है। अगर क्रोमोसोम में कहीं भी स्पिंडल अटैच हो गया, मतलब पूरी सरफेस ही एक तरह से सेंट्रोमियर की तरह बिहेव कर रही है, तो फिर ये होलोसेंट्रिक, होलो मींस एंटायर, ठीक है। तो एसेंट्रिक होलोसेंट्रिक रियल क्रोमोसोम में नहीं माने जाते, ठीक है, ये क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट हैं एक्चुअली। तो अगर क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट और उस पर स्पिंडल अटैच ही नहीं हो पा रहा है तो वो एसेंट्रिक, और अगर उसकी सारी सरफेस में कहीं भी अटैच हो जाता है तो फिर वो होलोसेंट्रिक हो जाता है। अदरवाइज मेनली क्रोमोसोम मोनोसेंट्रिक होता है, कभी कभार डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक भी हो सकता है। तो ये क्रोमोसोम के नंबर के बेस पर, ठीक है। इसी तरह से ये तो नंबर के बेस पर 5 टाइप ध्यान रखना है। ऐसे फिर पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर का हो गया। अब जो है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर हमारे पास 4 टाइप है। 4 टाइप्स का क्रोमोसोम है। वन इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल बीचों बीच में होता है, सेंटर में होगा। एंड इट हैव 2 इक्वल आर्म, जो यूजुअली हम क्रोमोसोम ये बनाते हैं, बिल्कुल बीच में जो सेंट्रोमियर होता है 2 इक्वल आर्म होती है, ये मेटासेंट्रिक। और ये ध्यान रखना कि ये जो क्रोमोसोम है इनमें हमें क्रोमोसोम का एक स्पेशल शेप नजर आएगा, और ये दिखता है एनाफेज में। तो यहाँ जो है इसके केस में एनाफेज में हमें शेप भी नजर आता है, शेप ऑफ क्रोमोसोम। शेप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और ये कब ऑब्जर्व होगा, इट इज ऑब्जर्व्ड एट एनाफेज। तो ये एनाफेज में ऑब्जर्व होगा, जैसा हमने लिखा इट इज वी शेप्ड। वी शेप्ड कैसे हुआ, अब देखो स्पिंडल का अटैच होगा, स्पिंडल इस जगह आके अटैच होगा, और स्पिंडल जब इसको खींच के ले जाता है तो ये दोनों आर्म ऐसे हैंग होती हुई जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं इसका एक्चुअल डायग्राम भी आपको साथ साथ बताते चलूं, ये देखो ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और जब स्पिंडल इसको ले जाएगा तो ये वी बनता है, तो इट इज वी शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। तो क्रोमोसोम के जो शेप नजर आते हैं ये एनाफेज में दिखेंगे। एनाफेज में आपको जब ये मूवमेंट होता है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोमल मूवमेंट के टाइम हमें शेप दिखेंगे। मेटासेंट्रिक बिल्कुल बीच में, फिर होगा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट नियर द सेंटर। ये क्या है, नियर टू द सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, नियर है। तो 2 अनइक्वल आर्म होगी, यहाँ इक्वल आर्म्स थी, यहाँ अनइक्वल हो जाएगी, एक छोटी आर्म और एक बड़ी आर्म, और ये एल शेप का दिखता है। जैसे डायग्राम में देखें अपन, तो ये देखो ये मेटासेंट्रिक है, ये सब मेटासेंट्रिक, इसमें एक आर्म छोटी और एक बड़ी, ये सेंटर में, ये सेंटर के थोड़ा सा इधर उधर है, तो इससे एक आर्म छोटी और एक आर्म बड़ी। तो जब इसको खींच के ले जाएंगे यहाँ बीच में से पकड़ के, तो ये देखो अपने आप कैसा दिखेगा, ये एल शेप का दिखेगा। तो सब मेटासेंट्रिक एल शेप का नजर आता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड के ठीक नीचे होता है, सब टर्मिनल कह सकते हैं। तो एक्रोसेंट्रिक में क्या, सेंट्रोमियर प्रेजेंट बिलो द टिप, मतलब ये सब टर्मिनल पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, सब टर्मिनल पोजीशन पर होता है। एंड इट हैव 2 अनइक्वल आर्म, इसके अंदर भी क्या है, अनइक्वल आर्म रहेगी, 2 अनइक्वल आर्म, ठीक है। और ये जे शेप का होगा, ये जे शेप का बनता है, ठीक है। इसका जे शेप देखो किस तरह का दिखेगा, ये है। इसमें और इसमें बस इतना सा, ये और ज्यादा टिप की तरफ होगा, बिल्कुल पास, टिप के ठीक नीचे ये सब टर्मिनल पोजीशन है, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेंटर में, नियर टू द सेंटर, बिलो द टिप, बिलो द टिप में फिर ये जे शेप का नजर आता है, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट और होता है, लास्ट जो है उसके अंदर क्या है कि बिल्कुल ही सेंट्रोमियर टीलोमियर पर आ जाए, इसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑन टीलोमियर, टीलोमियर और सेंट्रोमियर एक ही जगह हो जाते हैं, और पूरा क्रोमोसोम एक ही आर्म दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है, रॉड शेप का दिखता है, आई शेप भी कहते हैं इसको,
तो ये वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप, ठीक है। ये टीलोसेंट्रिक होता है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ये लास्ट में रखा, ये यहीं पर आ गया सेंट्रोमियर जहाँ टीलोमियर था, और ये सीधा का सीधा ही जाएगा, यूं का यूं खींच के ले जाएंगे इसको। ये आई शेप का होता है, ठीक है। तो वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। और यूजुअली ऑर्गेनिज्म में चारों तरह के मिल जाते हैं। जैसे अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में टीलोसेंट्रिक नहीं मिलता, ह्यूमन में टीलोसेंट्रिक नहीं मिलता है, बाकी तीनों मिल जाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग, किसी में चारों भी मिल जाते हैं। तो हमने देखिए क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बेस पर कुछ टाइप्स बताए हैं। सेंट्रोमियर के नंबर के बेस पर मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, फिर एसेंट्रिक एंड होलोसेंट्रिक। और सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये टाइप ध्यान रखने, और ये डायग्राम बेस पर बनाने को भी आ जाते हैं। अच्छा, इन मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इसमें एक कंसेप्ट और आता है आर्म रेशियो का, थोड़ा सा वैसे ध्यान रख सकते हैं। आर्म रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्म टू द लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम। लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म का रेशियो, आर्म रेशियो। मेटासेंट्रिक में तो दोनों आर्म इक्वल है, तो इसका रेशियो 1 हो जाएगा। बाकी इसके बाद रेशियो चेंज होगा। और आर्म रेशियो मैक्सिमम किसका आएगा? एक्रोसेंट्रिक का, क्योंकि इसके अंदर आप देखो बहुत लंबी आर्म है, बहुत छोटी आर्म है, तो इसका सबसे ज्यादा आ जाता है, ठीक है। आर्म रेशियो कभी कभार निकाल लिया जाता है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, बट एक टर्म है, आपको ध्यान रखनी है। क्रोमोसोम के आर्म रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्रोमोसोम के वेरियस टाइप्स बताए। तो आज जो हमने पढ़ा, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कैसे बना, और क्रोमोसोम के नंबर्स, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और उसके बाद क्रोमोसोम के टाइप्स जो सेंट्रोमियर की पोजीशन और नंबर के बेस पे था, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में ये वाले टाइप्स के डायग्राम भी दिए हैं, थोड़ा बहुत क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी दिया है। अगर हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी देखना चाहें तो हम एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 139 है, ठीक है, सॉरी 138, और उस पर आपको न्यूक्लियस का ये टॉपिक मिलेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है, इसके अंदर जनरल न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म और वो सब बातें आप पढ़ सकते हैं आराम से इसको। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये 139 पर आपको क्रोमोसोम के बारे में मिलेगा, और ये क्रोमोसोम भी बना रखा है। और देखो, इसमें 2 काइनेटिक और प्लेट दिखा रखी है, और ये 2 आर्म इस तरह के दिखा रखे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमने क्रोमेटिड से ही पढ़ा है। पुराने टाइम में एक और चीज मानी जाती थी, पेलिकल, कि एक थिन सी लेयर होती है पेलिकल, और उसमें लिक्विड भरा रहता मैट्रिक्स, मतलब इसके चारों ओर कोई थिन लेयर होती है। हालांकि अभी ये चीज खत्म हो चुकी है, डिस्प्रूव हो चुकी है, कोई पेलिकल मैट्रिक्स नहीं होता, सीधा क्रोमेटिड होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम, और देखो ये चारों तरह के क्रोमोसोम दिखा रखे हैं। ये तो मेटासेंट्रिक है, और इसके अंदर देखो वही सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सैटेलाइट भी दिखा रखा है। फिर ये सब मेटासेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक, और ये टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमोसोम दिखा रखे हैं। आप एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा इसको रीड कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ओके। एनसीईआरटी में जरूर ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम की जो चीज़ें मैंने बताई, ये आपके अभी सेल डिवीजन वाले ही चैप्टर में अगले में काफ़ी काम आएंगी। तो इसीलिए हमें क्रोमोसोम के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। सेल डिवीजन के चैप्टर में ये बहुत यूजफुल होंगी। तो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम वाला ही हमने पार्ट पढ़ा, ठीक है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों कॉम्पोनेंट, और उसके बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर।